बन गई है, तू चली क्यों नहीं जाती? माँ जी, आप यहाँ बाहर आकर तमाशा मत कीजिए। पड़ोस में अभी शादी हुई है, उनके घर में रिश्तेदार और मेहमान हैं। उनके सामने अपनी इज्जत का फालूदा मत कीजिए। चुपचाप घर में चलिए और हम अपने घर का मामला घर में ही सुलझा लेते हैं। अरे शादी हुई है तो क्या मैं नाचूं? अरे उसके घर में मेहमान आए हैं, ना कि मेरे घर में। और वैसे भी मैं तो अभी शांति को ये कहने वाली हूँ कि उसने अपने बेटे की शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी। इस तरह रोशनी और उसकी सास गली में आकर झगड़ा करने लगती हैं। तो वहीं सुनिधि ये सब देखकर हैरान रह जाती है। तभी उसकी सास उसे टोकते हुए कहती है, सुनिधि बहू, उनकी बातों पर ध्यान मत दे और घर में प्रवेश कर। इन लोगों का ऐसे ही है। हमारे घर के पड़ोस में ये बहू की इज्जत नहीं करती और दूसरा पड़ोसी अपनी बहू की इतनी इज्जत करता है कि उसे उसने अपने सर पर चढ़ा रखा है। सास की बात सुनकर सुनिधि कुछ नहीं बोलती और चुपचाप घर में प्रवेश करती है। सारी रस्म खत्म होने के बाद सुनिधि अपने कमरे में जाती है, जहाँ वो अपने पति विवेक से कहती है, विवेक जी, आज जब हम गृह प्रवेश कर रहे थे तो बगल वाली ने अपनी बहू को कितना उल्टा सीधा कहा। आखिर वो अपनी बहू को इस तरह खरी खोटी क्यों सुना रही है? और तो और माँ जी ने मुझे ये भी बताया कि हमारे दूसरे पड़ोस में बहू की बहुत ज्यादा चलती है। मेरा मतलब है बहू को कुछ ज्यादा ही सम्मान दिया जाता है। ऐसा क्यों? मतलब क्या है? सुनिधि, तुम अभी इस मोहल्ले के रंग ढंग नहीं जानती। चलो मैं तुम्हें विस्तार में समझाता हूँ। जो पार्वती अम्मा है, उनका बेटा आकाश बहुत ही सीधा है। उसने रोशनी से अपनी पसंद से शादी की थी। अम्मा को लगता है कि रोशनी ने उनके बेटे पर कोई जादू कर दिया है। वो मानती है कि अगर वो बहू को दबाकर नहीं रखेंगी तो उनका बेटा उनसे दूर हो जाएगा, इसीलिए वो हर बात पर तमाशा करती हैं। दूसरी तरफ कौशल्या है, उनकी बहू पायल बहुत ही अमीर घर की है। कौशल्या को लगता है कि अगर उन्होंने पायल से काम कराया या उसे कुछ बोला तो उनके रईस समधी समाज में उनकी बेइज्जती कर देंगे। इसीलिए उन्होंने पायल को घर की मालकिन बना दिया है और खुद उसकी नौकरानी बन गई है। कौशल्या को लगता है कि ये सम्मान है, लेकिन असल में वो अपना आत्मसम्मान खो चुकी हैं। विवेक की बातें सुनकर सुनिधि काफी हैरान होती है, पर वो कुछ नहीं कहती। अब अगली सुबह सुनिधि जब छत पर कपड़े सुखाने जाती है तो वो देखती है कि दोनों घरों में क्या चल रहा है। पार्वती अम्मा अपने आंगन में कुर्सी डालकर बैठी थी और रोशनी जमीन पर बैठकर मसाले पीस रही थी। अरे ओ महारानी, जरा हाथ तेज चला। 2 घंटे से एक कटोरा मसाला नहीं पिसा तुझसे। क्या हाथ में मेहंदी लगी है? जब देखो तब धीरे धीरे काम करती है ताकि मेरा बेटा आए और तुझे देखकर तरस खाए कि मेरी माँ तुझसे बहुत काम कराती है। ये सब नाटक में बहुत अच्छे से जानती हूँ। याद रखना, इस घर में तेरी दाल ना गलेगी। तू चाहे जितनी कोशिश कर ले, मैं तुझे कभी इस घर की बहू ना मानूंगी। मेरे बेटे की किस्मत फूट गई थी जो तुझ जैसी दरिद्र इस घर में आ गई। जरा देख उस घर की पायल को कैसे राज कर रही है और एक तू है जो सिर्फ बोझ है। सास की बात सुनकर रोशनी रोने लगती है और माँ जी, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? सुबह 4 बजे उठकर मैंने पूरे घर की सफाई की, आपके और पिताजी के कपड़े धोए, नाश्ता बनाया और अब दोपहर के खाने की तैयारी कर रही हूँ। मैं तो कभी आपकी किसी बात का पलटकर जवाब भी नहीं देती। फिर आप मेरे मायके वालों को और मुझे इतना बुरा क्यों बोलती हैं? क्या बहू होना कोई गुनाह है? मैं भी तो इस घर को अपना मानती हूँ, पर आप मुझे जहर देने वाली बातें क्यों कहती है? चुप कर, मुंह मत लग मेरे। अपनी ये रोनी सूरत ले जाकर अपने कमरे में छुप जा। जब मेरा बेटा आएगा तब अपनी ये नुमाइश करना। अभी तो काम कर, वरना आज दोपहर का खाना नसीब ना होगा। हाँ। सास की बात सुनकर रोशनी चुप होकर रोने लगती है। तो वहीं ये सब अपनी छत से सुनिधि देख रही होती है तो उसे काफी गुस्सा आता है, पर तभी उसके दिमाग में दूसरी पड़ोसन का ख्याल आता है। इसलिए अब सुनिधि ने दूसरी तरफ झांका। वहाँ कौशल्या अपनी बहू पायल के पैर दबा रही थी, क्योंकि पायल को शॉपिंग से आने के बाद थकान हो गई थी। मम्मी जी, थोड़ा जोर से दबाइए ना। आपको पता आज कितनी भीड़ थी मॉल में। ऊपर से आपके बेटे ने जो कार्ड दिया था उसकी लिमिट खत्म हो गई। मुझे वो डिजाइनर लहंगा लेना था पर ले ही नहीं पाई। आप अपने वाले अकाउंट से मुझे पैसे ट्रांसफर क्यों नहीं कर देती? और हाँ, मुझे बहुत भूख लगी है। आपने खाने में क्या बनाया? अगर वो रोज वाली दाल रोटी हुई तो मैं नहीं खाने वाली। मुझे पिज्जा ऑर्डर करना है। अरे बेटा, तुम परेशान क्यों होती हो? मैं अब भी पैसे भेज देती हूँ और खाने में मैंने तुम्हारी पसंद का शाही पनीर बनाया। पर अगर तुम्हें पिज्जा खाना है तो वही मंगा लो। मैं पनीर फ्रिज में रख दूंगी, कल खा लेंगे। तुम बस आराम करो, मैं अभी तुम्हारे लिए ठंडा जूस लेकर आती हूँ। और सुनो, कल जो मेहमान आने वाले हैं उनके सामने तुम बस ड्राइंग रूम में आकर बैठ जाना। बाकी सारा काम, चाय नाश्ता मैं और काम वाली देख लेंगे। तुम्हें थकने की जरूरत नहीं है। ये सब देख सुनिधि का दिमाग चकरा जाता है। ऐसे ही अब समय गुजरता है और सुनिधि अब अपने दोनों पड़ोसियों को इस तरह देखती। सुनिधि अब और चुप नहीं रह सकती थी। ऐसे एक दिन वो सीधे मोहल्ले के बीच में खड़ी हो गई
जहाँ पार्वती अम्मा और कौशल्या दोनों धूप सेक रही थी। सुनिधि ने अपनी सास शांति को भी वहीं बुला लिया और पार्वती अम्मा, कौशल्या आंटी, आज आप दोनों से मुझे जरूरी बात करनी है। आप दोनों अपनी बहुओं के साथ जो कर रही हैं, वो इस मोहल्ले के लिए बहुत बुरा एग्जाम्पल है। अम्मा, आप रोशनी दीदी को जिस तरह प्रताड़ित करती हैं, क्या आपको लगता है कि बुढ़ापे में वो आपकी सेवा दिल से करेंगी? आप उन्हें मारती नहीं है, पर आपके शब्द जहर से कम नहीं है। वो आपकी बहू है, कोई नौकर नहीं। और कौशल्या आंटी, आप पायल दीदी के पैर दबा रही हैं। क्या एक माँ का दर्जा इतना गिर गया है? आपने उसे प्यार नहीं दिया है, बल्कि उसे बिगाड़ दिया है। सम्मान और गुलामी में फर्क होता है। अरे ओ नहीं बहू, तुझे आए हुए अभी जुम्मा 4 दिन हुए हैं और हमें सिखाएगी कि घर कैसे चलाते हैं। रोशनी मेरी बहू है, मैं उसे जैसे चाहूँ वैसे रखूं। तू अपना घर देख, यहाँ लोगों से अपने घर संभलते नहीं और आ गई हमें सिखाने। अम्मा, मैं अपना घर ही देख रही हूँ, क्योंकि आप मेरे पड़ोस में रहती हैं और आपकी चीखें मेरे घर तक आती हैं। अगर आप रोशनी दीदी को सम्मान नहीं देंगी तो कल को आपके घर की शांति हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। और पायल दीदी, आप जो अपनी सास से काम करा रही हैं, याद रखिए कि आपकी भी संतान होगी, वो आपको देखकर क्या सीखेगी कि अपनी माँ को नौकरानी की तरह इस्तेमाल करना चाहिए। सुनिधि की ये लंबी और तीखी बातें सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग दंग रह गए। पायल, जो अब तक अपनी सास को कुछ नहीं समझती थी, उसे पहली बार शर्मिंदगी महसूस हुई और रोशनी की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। तभी सुनिधि की सास बीच में बोलती है, पार्वती, कौशल्या मेरी बहू सही कह रही है। हम उम्र के उस पड़ाव पर हैं जहां हमें प्यार बोना चाहिए ताकि हम सुकून की जिंदगी काट सके। पार्वती, तू बहू को बेटी बना ले, देख तेरा घर स्वर्ग बन जाएगा। और कौशल्या, तू बहू को जिम्मेदारी सिखा, वरना तू जीते जी मर जाएगी। आने वाले समय में तुम लोगों का घर किसी नरक से कम नहीं होगा। कहीं न कहीं शांति और सुनिधि बिल्कुल सही थे, इसलिए कौशल्या और पार्वती अपनी बहू की तरफ देखती हैं। जहां पार्वती की बहू रोशनी डरी सहमी एक जगह खड़ी थी, तो वहीं कौशल्या अपनी बहू की तरफ जब देखती है तो वो शर्मिंदा होकर नजरें झुकाए खड़ी थी, क्योंकि कहीं न कहीं पायल ने भी अपनी सास की कोई वैल्यू नहीं। ये सब देख कौशल्या और पार्वती कहती हैं, तू बिल्कुल सही कह रही है शांति, तेरी बहू ने आज मेरी आंखें खोल दी। भले मेरी बहू अच्छे घर से है, पर मुझे उसकी नौकरानी बनकर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि मैं उसकी माँ समान हूँ। आज से मैं उसे उसकी जिम्मेदारियां सिखाऊंगी। बस मेरी बहू को ये समझना होगा कि वो ये जिम्मेदारी समझने के काबिल है या नहीं। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, पर सच कहूँ तो मैं अब अपनी जिम्मेदारी बराबर समझूंगी, क्योंकि आज मुझे सुनिधि ने वो चीज सिखा दी है जो शायद अब तक मैं नहीं सीख पाई थी। ये सुनकर कौशल्या अब खुश हो जाती है और वो अपनी बहू को गले से लगा लेती। तो वहीं पार्वती अपनी बहू के पास जाती है कि तभी रोशनी 2 कदम पीछे जाती है। उसे लगता है कि उसकी सास शायद उसे मारने वाली है। ये देख पार्वती को बहुत पछतावा होता है और वो उसे गले लगा लेती है और माफी मांगते हुए कहती है, मुझे माफ कर दे बहू, मैंने तुझ पर इतने जुल्म किए कि अब तो मुझसे दूर होने लगी है। पर मैं वादा करती हूँ, आज के बाद मैं तुझे किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं दूंगी, क्योंकि अब से तू मेरे घर की बहू नहीं बल्कि बेटी है, बेटी। इस तरह शांति और सुनिधि की वजह से 2 परिवार सुधर जाते हैं और अब वो लोग काफी खुश भी होते हैं। इस तरह सुनिधि उन दोनों पड़ोस के घरों में जाया करती और हंसी ठिठोली किया करती। दिल्ली की एक तंग सी गली में एक छोटा सा मकान है। उसी मकान में रहती है एक बहू, सावित्री मिश्रा। सीधे साधे स्वभाव की, मगर वक्त की मार ने उसे समझदार और सहनशील बना दिया है। सावित्री के साथ रहते हैं उसके पति रमेश मिश्रा और उसकी सास कमला देवी। अरे बहू, फिर वही आलू की सब्जी बना दी, कभी गोभी कभी भिंडी। कुछ अच्छा नहीं खाते क्या इस घर में? माँ जी, सब्जी मंडी में दाम बहुत बढ़ गए हैं। रमेश जी की तनख्वाह से जैसे तैसे महीने का गुजारा हो रहा है। रमेश एक सरकारी दफ्तर में क्लर्क हैं। बहुत मेहनती मगर सच्चे और ईमानदार इंसान। किसी से उधार नहीं लेते, किसी का बुरा नहीं करते। लेकिन सासू माँ की फरमाइशें रोज की कहानी है और अब हालात इतने खराब हो गए हैं कि गैस सिलेंडर भी उधार मंगवाना पड़ा। अगर पैसा नहीं है तो पड़ोसन से मांग लो। सुनीता जी तो कितनी अच्छी और सहृदय हैं। उनके पास तो पेंशन आती है, 10-15 दिन का ही तो सवाल